नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम के सबसे बड़े डिबेट कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से बड़ी आतंकी वारदात सामने आई। यहां दहशतगर्दों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को गोली मार दी। आतंकी हमले में बैंक मैनेजर मारे गए बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार है, जो राजस्थान के रहने वाले थे। 72 घंटे में टारगेटेड किलिंग की यह दूसरी वारदात है। इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है और कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं है। बात यह है कि सिर्फ मई में टारगेट किलिंग के 7 वारदातों को आतंकियों ने अंजाम दे दिया है। 7 मई को पुलिसकर्मी की हत्या तो 31 मई को टीचर रजनी बाला की हत्या तक 7 टारगेट किलिंग से घाटी दहल उठी है। और अब जून में बैंक मैनेजर विजय का मर्डर। आखिर कश्मीर में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम कब रुकेगा? 90 के दशक में कश्मीर घाटी से रातों रात कश्मीरी पंडित परिवारों के पलायन की भयावहता का दौर शायद कोई भूला होगा। आज चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों के साथ ही बाहर से आकर बसे लोगों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसके लिए 90 के दशक का ही आतंकी मॉडल एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। जिस तरह 14 सितंबर 1989 को भाजपा नेता पंडित टीकालाल टपलू को सरेआम कश्मीरी पंडितों को मारकर खौफ का पैगाम भेजा था, ठीक उसी तरह श्रीनगर के जाने माने कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की सरेआम हत्या कर आतंकियों ने उस क्रूर और भयावह दौर की वापसी का पैगाम दिया है। बीते एक हफ्ते में आतंकियों ने 7 नागरिकों की हत्या की है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने ली है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद सेना पर होने वाले हमलों में कमी आई, लेकिन अब कश्मीर में चुन चुनकर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि कश्मीर की शांति को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है, इसलिए इस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मौत के घाट उतारा है। आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है हमारी सेना तथा पुलिस ने। आतंकी संगठनों के सभी बड़े टॉप कमांडर्स को सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। जब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा और विकास कार्यों में अधिक तेजी और मजबूती हो रही है, ऐसे में पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने फिर से जम्मू कश्मीर की देशभगत जनता के विरुद्ध एक साजिश की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो हर मुद्दे पर बोलते हैं। ओवैसी ने टारगेट किलिंग पर अपना नैरेटिव भी सेट कर लिया और कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए ठीकरा फोड़ा सीधे मोदी सरकार पर। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग इलेक्शन था वो, और 89 में उसका खैमेजा भुगतना पड़ा। ओवैसी की तरह राहुल गांधी भी मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिनको सुरक्षा करनी है उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाएं। ट्वीट कर राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला किया भाजपा सरकार पर। लिखा, जिनको इनकी सुरक्षा करनी है उनको फिल्म प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। तो कुरुक्षेत्र में बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में कत्लेआम आखिर कब तक? क्या कश्मीर में 1989 जैसे हालात बनाने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है? क्या टारगेट किलिंग रोकना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है? हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद अदनान मलिक हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फारूक रेंजू शाह हमारे साथ जुड़ गए, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और वाहिद काशिरी जुड़ गए, ये भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, सवाल आपसे कि क्या एक बड़ी चुनौती है जिस तरह से बैक टू बैक किलिंग्स हो रहे हैं, खासकर उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जो लोग या तो बाहर से आकर बस रहे हैं या कश्मीरी पंडित हैं? आखिर एक कत्ल का सिलसिला कश्मीर में कब रुकेगा गौरव? देखिए, सबसे पहले तो ये जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है, ये
दुखद है और भर्त्सनीय है और भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक आज शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा। ये जो वहशी दरिंदे हैं जो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब खुशहाली और विकास का रास्ता मजबूत हुआ है, ये बौखलाए हुए जो वहाँ माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित, सिख हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। और परिवारों को इंसाफ तभी मिल सकता है जी जब इन वहशी दरिंदों को हमारी सेना ढेर करेगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि दूसरा कोई आतंकी अगर सोचे भी कि हमारे नागरिकों की तरफ वो हमला करेगा तो उसकी रूह कांप जाए। यही हमारी प्रतिबद्धता है। इस चर्चा में जब हम आ रहे थे उससे पहले जी ये जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह जी की बैठक जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से हुई, रॉ चीफ से हुई जी और कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो सामने आएंगे। ये भी बताना जरूरी है कि अहम यह है कि इस वक्त वहां पे जो हिंदू भाई बहन हैं, सिख हैं, बाकी माइनॉरिटीज हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। ये सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जी दूसरी बात, उनको दूर दराज इलाकों पर गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा। और तीसरा सबसे अहम बात है कि क्लस्टर लिविंग हो जहां सुरक्षा पर्याप्त हो, जिससे कि एक भी हमारा भाई बहन नागरिक हमला ना देखे, ये सुनिश्चित करना है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहूंगा विवेक जी, जिम्मेदारी हमारी है और हम बखूबी निभाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई शत्रु देश जैसे पाकिस्तान या जो ताकतें हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं जी वो चिंगारी लगाती हैं, तो मिट्टी का तेल राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं लेकिन उनका ट्वीट सामने आया है और वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात करी। जब हैदराबाद में हिंदू लड़के को मार दिया जाता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है, लेकिन ये भय और खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं और अभी कह रहे हैं कि पलायन शुरू हो गया है। तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूं जी, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि वो पलायन कराए, बल्कि पुनर्स्थापित किया जाएगा जो कश्मीरी प्रवासी भाई बहन हैं। और ये प्रक्रिया की शुरुआत अनुच्छेद 370 हटा के, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था, की जा चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान और जो आतंकी है उन्हें दर्द हो रहा है। वो तो कोबरा है, 370 हटने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है और आपकी सरकार इस पर आगे बढ़ती रहेगी, ये आप कह रहे हैं। लेकिन हालात जो हैं उस अनुरूप गौरव जी दिख नहीं रहे। मेरे साथ ललित अंबरदार जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे लगता है आपकी बातों से बहुत सहमत नहीं दिख रहे। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित जी। जी, गौरव जी के प्रति सम्मान। नरेंद्र मोदी, मैं बार बार बोलता हूं, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फैन हूं और सबसे बड़ा आलोचक भी हूं, क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है, अधिकार है मेरा उनके ऊपर। और मैं समझता हूं कि आने वाले 1000 साल नरेंद्र मोदी की सोच की व्यवस्था की जरूरत है इस राष्ट्र को। लेकिन दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को तो जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बताना चाहता हूं। कश्मीर जहां पे इस्लामाबाद है वो कश्मीर के अंदर, जम्मू में नहीं है। जम्मू तो राष्ट्रभक्त डोगरा लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो बिल्कुल जैन, वो राष्ट्रभक्त, वहां कोई समस्या नहीं है। 280 किलोमीटर नॉर्थ में, उत्तर में, कश्मीर में मुसीबत है इस्लामाबाद की। तो वहां पे जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में, मैं गौरव जी को यह बताना चाहता हूं, सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज था, ये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। क्यों? उस वक्त मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट के बातचीत हो रही थी, कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज होने वाला था। उस कंप्रोमाइज को सेक्युलराइज करने के लिए जबरदस्ती इन गरीब हिंदू लड़के लड़कियों को उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा के कश्मीर भेज दिया गया। और उनका जो एग्रीमेंट है ना, वो ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा वायलेशन है, वो लेबर लॉज का वायलेशन है। उन्हीं गांव और शहरों में भेजा जहां से उनके माँ बाप को धकेल के, मार के, रेप के, मास मर्डर करके निकाल दिया गया था। और उसी को अगर आप उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि नॉर्थ ब्लॉक से आज की तारीख में दुल्लत की पॉलिसी डॉक्ट्रिन चल रही है, ना कि अजीत डोवाल की। अगर आप ये सोचते हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस जाएगा, इसके बावजूद कि वहां पे उनके रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर खुले गुमे हैं, एक तहकीकात नहीं हुई अभी तक।
औपचारिक तौर पे सरकार, आज की सरकार जो मैं मांग कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री से, वो बोलेंगे जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ वो नरसंहार था। ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, तहकीकात करेंगे। उस कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला जिसने 19 जनवरी 1990 को भाग गया था वहां से, हिंदुओं को उन जादू नहीं, के हवाले ठीक है, छोड़ लेकिन दिया था। आप कह रहे हैं पॉलिसी में प्रॉब्लम है। एक मिनट जी। सर, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने खूंखार जिहादी को छोड़ दिया, लेकिन जहां कश्मीरी हिंदू की सुरक्षा की बात आई लकवा लग गया था। उसकी मरणोपरांत तहकीकात होनी चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, आप प्लीज हिंदुओं को भेड़ बकरियां बना के वहां मत भेजिए। आपकी लोकल सरकार वहां पे राहुल भट्ट का जब शव यात्रा निकल रही थी, ललित जी का नारा लग रहा था, 25 साल के बाद लोकल सरकार, देश के वीर जवान जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए खून बहा रहे हैं और वहां सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, तो वहां किसी को ऐसे जबरन भेजा नहीं जा रहा। मैं इस बात से थोड़ी असहमति आपसे जताता हूं। हालांकि आपके सवाल का जवाब गौरव भाटिया देंगे, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एंकर कर रहा हूं ये डिबेट। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कश्मीर से कई जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। मोहम्मद अदनान मलिक बड़ी ध्यान से आपकी बातों को सुन रहे थे, एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अदनान मलिक, घाटी के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? बुरहान वानी के जनाजे में 5000 लोग जाते हैं, लेकिन राहुल भट्ट के जनाजे में 5 से 10 लोग जाते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि आज घाटी के लोग खुद सेफ नहीं हैं। आप कितने वहां देख रहे हैं कि खुद जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो खुद इसमें शहीद हो रहे हैं। आप इसमें देखें, 7 मई को गुलाम हसन डार साहब की इसमें गोली मार के हत्या की गई। वो सिक्योरिटी फोर्स के आदमी थे। ये रियाज अहमद, सैफुल्लाह कादरी, आज घाटी में इस तरह की इनसिक्योरिटी हर एक कम्युनिटी में, ना कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में। अमरीन भट्ट को आप देखें, आज इतनी इनसिक्योरिटी जो महसूस हुई है, जो पहले वाला दौर, जो 90s का दौर था, वो आज घाटी के लोग फिर महसूस कर रहे हैं। नहीं, क्यों महसूस कर रहे हैं? मुझे ये बताइए अदनान मलिक, क्यों महसूस कर रहे हैं? आप देखिए, आप अगर आतंकियों के प्रवक्ता का माइंडसेट लेकर बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप बात कीजिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते और बोलिए कि इस प्रॉब्लम के पीछे की वजह क्या है। जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जाने दे रही है, हमारी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल काम कर रही है, मगर उसके बावजूद ये इनोसेंट किलिंग्स नहीं रुक रही है। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। पूछ रहे हैं आपसे, देश क्यों नहीं रुक पाती? आपके मोहल्ले के अंदर 100 घरों में एक घर हिंदू का है, उसको क्यों नहीं बचा पाया? क्यों नहीं बचा पाया? जो है वो देश जो है वो 1990 पे आप कहते गवर्नर ने निकाल दिया था, वो झूठा क्या? नहीं, जब आप 90 का बता रहे थे तब कह रहे थे गवर्नर ने निकाल दिया। अंबरदार साहब, अदनान मलिक, मैं आपसे ये सवाल वाहिद काशिर साहब से ले लेता हूं। वाहिद काशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेंजू शाह, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अंबरदार साहब ये पूछ रहे हैं कि आपके यहां अगर 10 फैमिली है तो उसमें एक हिंदू या कश्मीरी पंडित या बाहर से आए कोई एक फैमिली है, उसकी सुरक्षा भी आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? उस पर भी आप लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? जब आप एक कम्युनिटी होने की बात करते हैं, जब आप एक हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं, जब आप एक मुल्क का होने का दावा करते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका, आपने बात करने का मौका दिया। मेरी बात को कोई काटेगा नहीं और मैं यहाँ पर खुल के बात करूंगा और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। गुजारिश ये है कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको आपस में रिकंसिलिएट करना है, आपस में एक दूसरे के दुख दर्द बांटने हैं। और ये बात भाई जो है, ये बात नहीं सुन रहा तो रिकंसिलिएशन कैसे होगी? ये यहाँ पर दिल्ली की लैंग्वेज बोल रहा है, बुरहान वानी, यासीन मलिक जैसे लोग पैदा करोगे, मातम मनाते रहोगे। हमसे बदले की उम्मीद कीजिए, रिकंसिलिएशन की नहीं। हमसे बदले की उम्मीद कीजिए, रिकंसिलिएशन की नहीं। बदला आप क्या लेंगे? रिकंसिलिएशन की नहीं। आपको बदला आपकी वजह से कश्मीर, आप जैसे अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एक तरफ रखो और जब तक आप इसको कश्मीर के आवाम का दुख दर्द नहीं बनाएंगे और ये इसको आप मजहब और जात के खातों में ना रखें। और भाई बात तो सुनो, आपको बात सुनने की हिम्मत नहीं है, सियासत करते हो, भाषा बोलते हो, पता नहीं कौन सी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये आपस में खातों में तकसीम नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर पिछले 32 साल से हमको सुना रहे हैं कश्मीर में रहना होगा। मैं यहाँ पर सुना रहे हैं और आप उनको भाषा बात कर रहे हैं। नहीं, वाहिद काशिर, एक सेकंड। ललित अंबरदार साहब, मैं आ रहा हूँ। वाहिद काशिर, एक सेकंड। अंबरदार साहब, मैं आ रहा हूँ। अंबरदार साहब, पेशेंस सुनिए मेरी बात। ललित अंबरदार जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बारी से बोलिएगा। ललित अंबरदार जी, एक सेकंड। वाहिद काशिर, आप अपने आप को कश्मीरी एक्टिविस्ट बताते हैं, राइट? My foot Kashmiri activist. Proud to be.
नहीं नहीं, तो आपने क्या किया कश्मीर के लिए ऐसा जो आप अपने आप को एक्टिविस्ट बताते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को हमने एक्सपोज वो करने किया। की कोशिश की जो बुरहान वानी के समर्थन में खड़े होते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की जो कश्मीरियों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जो कश्मीर में गन और पिस्तौल चलाते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को, वी विल स्टैंड फॉर हिम। क्या आप राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या आप उसमें गए थे? उसने अपनी आजादी की बात की है। वी विल स्टैंड भाई काशिर, आप खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं, मुझे बताइए राहुल भट्ट के हत्या के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ था, क्या आप उसमें गए थे? आपने अपना विरोध दर्ज कराया था? क्या आप इन आतंकियों के खिलाफ हैं? आप बोलिए। घरों में जनाजे नहीं, आप मुझे बताइए, आप इन आतंकियों के खिलाफ हैं कि नहीं? किसी एक को पूछिए। मैं सर आपसे पूछ रहा हूं। मेरे घरों में हर रोज जनाजे उठते हैं। आज भी श्रीनगर में जनाजा है, कल भी था। किसी ने उठकर हमसे हमदर्दी की है? तो यही बात तो मैं आपके लिए यही बात तो मैं आपके लिए कह रहा हूं। जो बंदूक, जो पिस्तौल कश्मीरी पंडितों पर तनती थी, वो अब कश्मीरियों पर तन रही है। ये बात आप लोग नहीं समझ रहे हैं। वो बात हर एक हिंदुस्तानी पर लागू है। रेंजू शाह हमारे साथ है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको ये बात, आप ये डिवाइड करके नहीं देख सकते ये कश्मीर का प्रॉब्लम है, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले खुद को हिंदुस्तानी मानकर इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। रेंजू शाह हमारे साथ है, बहुत देर से डिबेट सुन रहे हैं। मैं आ रहा हूं वाशिर जी, मैं आ रहा हूं काशरी जी, मैं आ रहा हूं। रेंजू शाह कुछ कहना चाह रहे हैं। रेंजू शाह जी, सवाल यह है कि आखिर ये इस मामले को डिवाइड करके देखेंगे तो कैसे होगा? 96% वहां पर मुस्लिम आबादी है, 4% माइनॉरिटी की आबादी है जो अलग अलग धर्म और अलग अलग जात से आते हैं। वो 4% भी सुरक्षित नहीं है। आखिर इतनी इनसिक्योरिटी किस बात को लेकर है? 1, 2, 10 कश्मीरी पंडितों से इतना खौफ किस बात को लेकर है? मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं आपके एक एक बात से मुत्तफिक हूं। ये इस वक्त एक ऐसी क्राइसिस चल रही है जो इंजीनियर भी की जा रही है। जैसे 90 में किया गया, 90 में जो काडर थे, पॉलिटिकल काडर जिनकी हुकूमत थी, वही पंडितों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो फॉर एवर कश्मीर में अपना वोट पॉलिटिक्स कायम करना चाहते हैं। आज जब इंटेंसिफाई होने लगी, बातें होने लगी कि यहाँ पे दोबारा इलेक्शन और डिलिमिटेशन होने वाला है, वो फोर्सेस अलोंग विद दोज मिलिटेंट फोर्सेस जमा हो गए, एक साथ मिल गए। आपने बुरहान वानी का नाम लिया, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, एक मिनिस्टर, वो एजुकेशन मिनिस्टर था उस वक्त, वो स्कूल में बुरहान वानी से मिलता है। उसके मरने से 4 दिन पहले जाइए रिकॉर्ड चेक करके देखे, तो इट मीन्स उनको वो बराबर अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और हम सारे कश्मीरी मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। हम सारी दुनिया में थू हो रही है कि मेजॉरिटी कुछ नहीं कर रही है। एक्चुअली आपको उन लोगों को देखना चाहिए। आज भी एक सरपंच जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, 2 सिक्योरिटी मैन लेकर, एक सिक्योरिटी मैन लेकर है, और वो लोग जो इनको मरवा रहे हैं, जो पंडितों को मरवा रहे हैं, 100 आदमी के सिक्योरिटी रिंग्स में घूम रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे जा रहा है। रेंजू शाह जी, थोड़ा ना अपने कैमरे से थोड़ा फासला बरतें आप। क्या है रेंजू शाह जी, अपने कैमरे से थोड़ा फासला बरतें सो दैट कि आपका फेस पूरा, हाँ ये बढ़िया है। लेकिन मुझे जो समझ आ रहा है, गौरव भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, काफी सीनियर प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गौरव भाटिया जी, एक सेकंड। रेंजू शाह जी, मैं आऊंगा आप दोबारा आपके पास। अदनान मलिक से बात की, वाहिद काशुरी से बात की, रेंजू शाह से बात की। एक जो मोडस ऑपरेंडी समझ में आता है वो ये आता है कि पहले कश्मीरी पंडितों को, अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर घाटी में निशाना बनाइए, उनको मारिए। फिर ये बहस चल पड़ेगी कि ये 89 वाला दौर वापस आ रहा है। फिर ये एक एक करके नेता इस तरह का नैरेटिव सेट करेंगे। अभी एमआईएम के नेता भी कह रहे थे, उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया, बोलेंगे कि ये 89-90 के दौर की वापसी हो गई है। और ये एक्टिविस्ट जितने अभी हमारे चैनल पे भी बैठे हुए हैं, इंडिया टीवी के चैनल पे भी बैठे हुए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि 89 के दौर की वापसी हो गई है। 89 वाला डर दिखाकर फिर से वही खौफ पैदा किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों पर प्रेशराइज किया जाएगा, और जो अल्पसंख्यक वहां मौजूद है उनको बोला जाएगा कि आप यहां से चले जाओ। उनको डराकर घाटी छोड़ने की बात की जाएगी, क्योंकि कहेंगे कि 89 का दौर वापस आ गया। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी नजर आता है। अगर सबका बयान सुने तो यहां पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, सबने एक ही बात कही, 89 का दौर वापस आ रहा है। आखिर क्यों इस तरह के एक तरह का ये सिस्टम तैयार किया गया है, ये देखने में आ रहा है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो एक भारतीय होने के नाते मैं एक बात कहूंगा
मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषक या कश्मीरी एक्टिविस्ट नहीं मानता जो ये नहीं मानता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर चोट कश्मीरी को लगेगी तो वो भारत को लगेगी, वो भारतीय को लगेगी, वो हम सबको लगेगी। तो पहले तो ये कान खोल के ये बात सुन ले कि ये जो मसला है ना, ये भारत का मसला है, केवल कश्मीर की बात नहीं करें, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये लोग ऐसी एक प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं कि पलायन हो रहा है, 1990 की हालत है। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई माइका लाल नहीं है। मैं आतंकिस्तान की भी बात करता हूं और जो आतंकी हैं उनकी भी बात करता हूं कि वो पलायन करा दे, बल्कि हम कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करेंगे। 6000 कश्मीरी पंडित परिवार ऐसे हैं जो वहां गए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तीसरी बात, एक तथ्य मैं रख दूं, एक भी हमला हो और एक भारतीय की भी जान जाए तो बहुत ज्यादा है। राहुल भट्ट हमारा भाई मारा गया, 24 घंटे के अंदर उस आतंकी को ढेर किया गया। जब अमरीन भट्ट हमारी बहन, उसकी हत्या की गई, 48 घंटे के अंदर 72 हुरों के पास पहुंचाया उस आतंकी को। और 2022 में 94 आतंकी ढेर किए गए हैं, जिसमें 45 लश्कर तैयबा के हैं, 15 जैश ए मोहम्मद, 6 हिजबुल मुजाहिदीन। इससे क्या पता चलता है विवेक जी? इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं वो जानते हैं कि भारत मजबूती से बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करेगा, गौरव जी सबसे बड़ा सवाल करेगा, उनको नेस्त नाबूद करेगा। गौरव भाटिया जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना एक्शन लेने के बाद भी, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद भी कुछ लोग हैं जो अभी भी कश्मीर में युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी आतंकी वहां बैठे हुए हैं, सपोले जो पहले से बैठे हुए हैं, उनको भी वहां पर एक्सेस करने के लिए वहां पर संसाधन मुहैया करा रहे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। पहला सवाल मैं रेंजू शाह से करना चाहूंगा। रेंजू शाह, आप कह रहे थे कि हालात इस तरह के बना दिए गए, 1990 जैसे हालात बन रहे हैं। ये कैसे हालात हैं कि एक बैंक अधिकारी जो बैंक में काम कर रहा है, कहां के लोगों के लिए काम कर रहा है? कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहा है। आतंकी आते हैं, उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। एक शिक्षक जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कहां के लोगों को पढ़ा रहा है? कश्मीर के लोगों को पढ़ा रहा है। वो कहां लोगों को शिक्षित कर रहा है? कश्मीर में लोगों को शिक्षित कर रहा है। आते हैं, उसको मार देते हैं। निर्दोष है, उसके पास ना बंदूक है, ना हथियार है, ना डिफेंड करने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह राहुल भट्ट एक क्लर्क, कहां के लोगों के लिए काम कर रहा है? कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहा है। आते हैं, उस पर निहत्था रहता है, उसे गोलियों से भून कर चले जाते हैं। ये किस तरह का 1990 का दौर लाया जा रहा है? सही बात कही आपने। एक बात है कि एक नया ब्रांड इस वक्त जो एक आइडियोलॉजिकल ब्रांड जैसा उभर रहा है कि 370 एब्रोगेशन और नो एब्रोगेशन। एक जो ये नो एब्रोगेशन वाले हैं, जिनको आप गुप्तकार गैंग भी कहते हैं, अगर उनका रोल आप देख लेंगे तो आप देख लेंगे कि not a single rally has been conducted by them कि सड़कों पे आए। जैसे उनके लोग 90 में निकले, उनका कार्डर कौन था 90 में? 90 में इट वाज देयर पॉलिटिकल कार्डर। अगर वो पॉलिटिकल कार्डर आज निकलेगा सड़कों पर और कंडेम करेंगे ये जो किलिंग हो रही है, ये लोग सर्विस कर रहे हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, बैंक सिस्टम चला रहे हैं, तो इसमें क्या है? यू हैव टू क्रिएट अ मुस्लिम बैंक, वोट बैंक इन कश्मीर। ये मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट जो इन्होंने नारे दिए और ये उस पे जो काम कर रहे हैं, और जो इन्होंने आज तक जो मैंने कहा स्कूल में बुरहान वानी से मिलता रहता है, जाइए चक्कर ले। क्या ये सारा ये वोट बैंक के लिए ये सारी इंजीनियरिंग हो रही है? इंजीनियरिंग वोट बैंक के लिए हो रही है। 370 चुभ रहा है, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान ली जा रही है। गौरव भाटिया जी, मैं इससे आप ही से सवाल से फिर से शुरू कर रहा हूं। विपक्ष कह रहा है 8 साल से आपकी सरकार है, 5 अगस्त 2019 को आपने 370 हटा दिया, आपने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकवादियों पर बड़ा एक्शन लिया, लेकिन क्या वजह है कि टारगेटेड किलिंग नहीं रुक पा रही है?
बड़े और कड़े फैसले लेने के बावजूद आतंकियों में खौफ नहीं दिख रहा है और वो लगातार निर्दोषों को अब निशाना बना रहे हैं। विवेक जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, एक भी नागरिक अगर हमारा टारगेट किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं आपको पहले कुछ तथ्य रख दूं। अनुच्छेद 370, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, हिम्मत नहीं थी हटा पाए, कहते थे हटा के दिखाओ, हटाया और उससे हुआ क्या? जो पत्थरबाजी होती थी, सेना पे भी होती थी, उसमें 98% की कमी आई। जो आतंकवादी हमले होते थे 63% की कमी आई। और जैसा मैंने बताया 2022 में 94 आतंकी ढेर हुए, 2021 में करीब 190, 2020 में 232। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सेना ने अपना काम किया और सरकार ने जिम्मेदारी से खुली छूट सेना को दी कि आतंकी ढेर करो। लेकिन अगर हमें विजय पानी है तो आज एक ये बड़ा सवाल मैं पूछूंगा, जो 96% बहुसंख्यक वहां मुसलमान हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर एक हिंदू को टारगेट किया जाए उसके धर्म के आधार पे, सिख को किया जाए, जैन, बौद्ध, ईसाई को किया जाए, तो वो भी सड़कों पे निकले और अपने उस देश के साथ खड़े हो? जो देश का टैक्स पेयर रुपया देता है वो कश्मीर में जाता है कि हमारा भाई बहन का भविष्य उज्जवल हो। जो लोग कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, आज उनको बताना होगा कि किसी शिक्षक का आईडी कार्ड देख के उसकी हत्या क्यों की जाती है। आज पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को बताना होगा कि वो शोक संतप्त परिवार के साथ क्यों नहीं है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को बताना होगा कि आप क्यों नहीं खड़े हुए परिवारों के साथ। आपको मुख्यमंत्री बनाया है इस देश ने। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको जीवन एक अवसर दे तो फारूक रंजू शाह बनो, फारूक अब्दुल्ला नहीं जो भाग खड़े हुए थे जब पलायन हो रहा था। ये बड़े सवाल हैं। जो लोग कहते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, वो बताएं आज क्यों ऐसा करा जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उन नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आरोपों का जवाब मैं लेता हूं। राजनीतिक विश्लेषक अदनान मलिक जी हमारे साथ है। अदनान मलिक जी, कोई जवाब इसका है पुख्ता, जो गौरव जी सवाल उठा रहे, गौरव भाटिया जी सवाल उठा रहे? मेरे से सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल आप ही से कर रहे हैं। जी जी, गौरव भाटिया ने ये बात तो बिल्कुल सही की कि बहुत सारी मिलिटेंसी एक्टिविटीज में कमी रही है। बहुत सारे मिलिटेंट एक्टिविटीज में उनको मारा गया, बहुत जो पहले से रेशियो थी उसमें कमी आ गई है। मगर गौरव भाटिया साहब से मेरा एक ये सवाल है कि ये जो टारगेटेड किलिंग है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही है? और दूसरी बात, नहीं, ये सवाल मैंने पूछ लिया अदनान मलिक, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन लोगों के समर्थन में खड़े क्यों नहीं होते जो बाहर से लोग आकर आपके यहाँ सर्विस करते हैं, आपको सेवा देते हैं, आपकी बैंकिंग चलाते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? सवाल आपसे पूछा जा रहा है और आपने जो सवाल पूछा वो मैंने उनसे पूछ लिया कि टारगेटेड किलिंग क्यों नहीं रुक रही। उन्होंने कहा कि हम सख्त से सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं और ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आतंकियों की रूह कांप जाएगी। ये रहा उनका जवाब। अब आप बताइए, जो आपके एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, अदनान मलिक मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो आपके एजुकेशन सिस्टम को चला रहे, जो आपके बैंकिंग सिस्टम को चला रहे, जो आपके जो तमाम दूसरी व्यवस्थाएं उनको जारी रख रहे हैं, जो बाहर से आकर राजस्थान से एक आदमी आया, आप लोग वहां पर आप लोगों की सेवा करने के लिए, उसको आतंकियों ने मार दिया और आज आप मजम्मत करने की जगह उस पर राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं मजम्मत कर रहे? आपको कौन कह रहा है कि मजम्मत नहीं कर रहे? आपने क्या नेशनल चैनल्स में आप दिखाया नहीं कितने लोग कश्मीरी बाहर आए हैं? नहीं, जितने लोग साथ कितने लोगों ने रिजल्टमेंट किया? क्या ये फारूक साहब ये जो यहाँ बैठे हैं ये रिजल्टमेंट नहीं कर रहे? ये कश्मीरी नहीं है? बुरहान वानी के जनाजे में ज्यादा लोग, ये आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और आप जैसे कितने लोग सड़क पर आए मुझे पता है। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। ललित अंबरदार जी देखिए, जी ये डिबेट तो ऐसी ही चलती रहेगी सर। जब 370 और 35 से हटा दिया गया था, वो नरेंद्र मोदी ने जो एक हिस्टोरिकल कदम लिया, एक पॉलिटिकल स्पाइन दिखाया था कि उन्होंने ये अदनान मलिक आवाज उठानी होगी। यहां पर मुझे ब्लेम करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको आवाज उठानी होगी इन आतंकियों के खिलाफ।
देश के जवानों के साथ, सेना के साथ खड़ा होना होगा। यहां आप मुझसे बहस करके कुछ हासिल नहीं कर लेंगे आप, और ये तर्क देकर कुछ हासिल नहीं कर लेंगे कि मैं क्या दिखा रहा हूं। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। ललित अंबरदार जी। मैं सर ये बताना चाहता हूं, आपको मिस्टर रिंजू शाह जी ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं। इनको नहीं हो रही है। अरे चैनल्स पे नहीं, सड़क पे उतरो, चैनल्स पे नहीं, सड़क पे उतरो, कार घुस लो। जब 90 के दशक में लाखों की तादाद में सड़कों पे थे, यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा? अब क्या रखवा लग गया तुम लोगों को? क्योंकि तुम लोग कोलैबोरेटर्स हो। छोड़ दीजिए, किनसे उम्मीद करते हैं सर आप इनसे? किनसे उम्मीद कर रहे हैं? सुनिए, जो रिंजू शाह सर बता रहे हैं वो आपके कुछ इंडिकेशन बता रहे हैं। सड़कों पर कौन था 1990 में? पॉलिटिकल पार्टीज के इस्लामिक नारे लगा के, वहां भी सुन्नी नारे लगा के कश्मीर जहाद करके कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया। वो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं आपको। और सुनिए, जब आपने 370 से हटा दिया, आपने एक प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत जो 70 साल से कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्ट प्रवृत्ति फल फूल रही थी, एक छोटा मोटा पाकिस्तान चल रहा था वहां पे, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल की बीमारी 1 साल में 2 साल में खत्म नहीं होगी। लेकिन कश्मीर जहाज जो है मिलिट्री प्रॉब्लम है। अदनान मलिक, आपको रेडिकलाइजेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे। आज के नेता भी वही कर रहे हैं। ललित अंबरदार नहीं लगाया। ललित अंबरदार जी, वाहिद काशिरी कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार जी, पे नहीं लगाया मैं। आज के नेता भी कुछ वही कर रहे हैं। एक स्टैट देना चाहूंगा, एक फैक्ट बताता हूं। वाहिद काशिरी में आ रहा हूं। ललित अंबरदार जी एक सेकंड, ललित अंबरदार जी एक सेकंड, एक फैक्ट बताता हूं। 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का यह बयान है। उन्होंने 2021 के ऑपरेशंस के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि यहां पर कुछ लोग सुन रहे होंगे और जम्मू कश्मीर में जो लोग टेलीविजन देख रहे होंगे वो लोग ध्यान से सुने। 100 सफल टेररिस्ट ऑपरेशंस चलाए गए, जिसमें 44 टॉप टेररिस्ट मारे गए और 182 आतंकवादी टोटल मारे गए। और यह भी उन्होंने कहा कि 134 युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए, जिनमें से 72 मारे गए और 22 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यह है कि ऑपरेशन ऑल आउट तो जारी है, कॉम्बिंग भी चल रही है, आतंकवादियों को मारा जा रहा है, लेकिन वाहिद काशिर, ललित अंबरदार जी मैं सवाल लूंगा आपसे, वाहिद काशिरी से मैं एक सवाल ले लूं। 134 युवा आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए, कौन भर्ती कर रहा है, कैसे भर्ती कर रहा है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आप तो खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं। मैं कहता हूं नेशनल टेलीविजन पर आकर यह कहने से काम नहीं होगा कि सरकार 1990 को वापस लेकर आ रही है। आप लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे वाहिद काशिरी, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, जवाब चाहिए आपका मुझे, बोलिए। जवाब यह है कि ये आपकी हिंदुस्तान की पॉलिसी का फेलियर है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा वाहिद काशिरी। पाकिस्तान जहाज चला रहा है, का क्या मतलब है? नहीं चलेगा। नहीं वाहिद काशिरी, आप किस मुल्क में रहते हैं? क्या बोला आपने? नहीं गौरव जी, मैं ही गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप ये नहीं, ये भाटिया साहब, नहीं, इस बदतमीज आदमी सपोले से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सपोले ये बताओ, क्या तुम भारत में नहीं रहते हो? सपोले, भारत में क्या नहीं हो तुम? कैसे बोला तुमने? ये कैसे बोला कि तुम्हारे हिंदुस्तान? आपको पता सपोले, आप विवेक जी, ऐसे लोगों की वजह से ही आप लोगों ऐसे ही लोग हैं हिंदुस्तानी जो सपोलों की तरह अंदर से डसते हैं, इन्हीं को कुचलना है। मेरे घरों में जनाजे हैं और आप नीतागिरी करने आप पहले ये बताओ, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? बताइए। मैं नहीं करने दूंगा आपको। या सुपर ड्राई लिखा है ना, सुपर हिल पहुंचा देंगे तुमको। हमारे ऊपर सुपर ड्राई की जगह आपको मैं ये सुपर हिल, ये कह रहा हूँ, पहले बताओ। बात करनी पड़ेगी। सुपर ड्राई, मेरे हमवतनों से बात करनी पड़ेगी। सुपरमैन नहीं हो, सुपर ड्राई हो। ये बताओ, एक मिनट, भारत का हिस्सा है कश्मीर या नहीं? तब हम इनसे बात करेंगे। पूछिए विवेक जी। केवल अब इनकी इनकमिंग बंद हो गई, अब इनकी इनकमिंग बंद होगी, सुनाई नहीं दे रहा इनको। आपकी वहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सुनो, आउटगोइंग इनकमिंग नहीं, फोन डेड हो जाएगा, फोन डेड, आपने हमारे नो इनकमिंग नो आउटगोइंग। सिम कार्ड पाकिस्तानी लगा है चाहे। वाहिद काशिर से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ गौरव जी। वाहिद काशिर से मैं, वाहिद काशिर एक सेकंड शांत हो जाइए, वाहिद काशिर शांत हो जाइए। बिल्कुल शांति से बात कर रहा हूं। आप कौन से मुल्क से हैं? नहीं वाहिद काशिर, कौन से मुल्क से आप? बस कौन से मुल्क से आप? अपने जम्मू कश्मीर से हूं। भैया जम्मू कश्मीर आपका मुल्क है, ये आपको किसने पढ़ाया? मैं यही कहता हूँ ना, गलत सलत पढ़ते हैं, उल्टी सीधी जानकारी रखते हैं। जम्मू कश्मीर, मैं आपको देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको बाकायदा पढ़ा भी देता हूँ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको एजुकेट करने की जरूरत है।
आपके पासपोर्ट, आपको अगर यकीन ना हो मेरी बात पर, अपना पासपोर्ट पढ़ लीजिए, अपना वोटर आईडी पढ़ लीजिए और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपको जो राशन मिलता है वो राशन कार्ड भी पढ़ लीजिएगा। वाहिद काशेरी अपना पासपोर्ट पढ़ लीजिएगा अगर मेरी बात पर यकीन ना हो। पासपोर्ट पर आपके हिंदुस्तानी लिखा हुआ है और अगर आपको पसंद ना हो तो पासपोर्ट ऑफिस जाइए, पासपोर्ट सरेंडर करा के। रेंजू शाह से मैं बात करना चाहूंगा। रेंजू शाह जी, ललित अंबरदार जी, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव जी जाके गिरोगे, क्या बोला इन्होंने? सुनिए नहीं, इन्होंने क्या जूते बोला? एक जूता पड़ेगा सबको, उछल देंगे, समझ गए? भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, याद रखना। भारत माता की जय कहना है, सपोले। बात हो रही है, अपनी नेतागिरी को पास रखो, अपनी नेतागिरी को। अरे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सपोलो को कुचलना हमें आता है, समझ गए? इसको फुल स्क्रीन पे दिखाइए, जहादी को फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन पे दिखाइए। गौरव भाई ऐसे ही लोग के हवाले भेजना चाहते हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे गद्दारों को अपने डिबेट में मत बुलाया करिए। पहले ये गौरव भाटिया, मैं तो कहता हूं इनके अकाउंट की भी जांच कराइए, इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह की भी जांच कराइए, इनके घर वर में भी जांच कराइए, पता नहीं क्या क्या रखा होगा। रेंजू शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से सुने। रेंजू शाह, ये इस तरह की बातें फैलाई जाती है आजकल। ये महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि 370 हट गया तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कहती हैं यहां खून की नदियां बह जाएंगी। ये जो वाहिद काशिरी है ये कहते हैं कि आपके वतन से हमें हमारे वतन को बात करनी होगी। मैं तो कहता हूं मामला तो ऐसे ही लोग खराब कर रहे हैं। सही बात कह रही हैं। यहां एक पार्टी हुआ करती थी, उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो कहती थी लोगों को चोन देश में ओन देश, कोशुर देश, वी आर अ सेपरेट नेशन। They have been always hammering votes in the name of separate nation, और यहां से कहते थे हम जबरदस्त हिंदुस्तानी भी है। तो ये जो डबल स्पीकिंग हो गया, मैं बहुत खुश हूं गौरव भाटिया जी का, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे सेग्रीगेट किया फारूक अब्दुल्ला के साथ। बिकॉज फारूक अब्दुल्ला अगर इस वक्त भी चाहिए, अगर इस वक्त वो मेंबर पार्लियामेंट जो असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वोट लेकर बोलते थे, अगर आज के दिन वो चाहेंगे और अपना माइंड ठीक करेंगे, वो निकले। अगर 1-1 लाख उनको वोट आया है, अपने 1-1 लाख वोटों को ये वो बिल्कुल अपील करें, सड़कों पे निकले। इस जो नहीं, लेकिन ऐसे नेताओं, राजनेताओं की पहचान भी करनी बहुत जरूरी। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके गौरव जी से एक रिएक्शन होगा। ललित अंबरदार जी संक्षेप में, थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। जी, ये जो अभी कश्मीर से अपने आप को कश्मीरी मुसलमान बता रहे हैं, ये कश्मीरी नहीं है। या तो ये बाहर से आए हुआ सेटलर है, उनकी औलाद है, या जो मुझ में मेरे पूर्वजों में जो बुज़दिल थे, कायर थे, मुसलमान बन गए थे, ये उनकी औलाद है। ये कायर और बुज़दिल है। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हिंदुस्तान का पासपोर्ट उनके जूते की नोक के ऊपर। इन दरिंदों के हवाले गौरव भाटिया मुझे भेजना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो लगता है इस बयान पर एक्शन होना चाहिए। गौरव जी, इस बयान पर एक्शन होना चाहिए जो पासपोर्ट को जूते की नोक पर रखने की बात करता है। रिश्ता क्या लाइला गौरव जी, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, इनके बाद भेजना चाहते हैं। ठीक है। और जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, और मैं बार बार बता रहा हूं, जब ट्राइब्यूनल बिठाओगे कश्मीरी हिंदू के नरसनार, जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है। गौरव जी, ठीक है ललित जी, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सैयद का मर्रो प्रांत उनकी तहकीकात होनी चाहिए। ललित जी ने जो बात कही, कश्मीर का आम मुसलमान, गरीब मुसलमान का बेटा मरता है, इनका नहीं मरता। ठीक है ललित जी वक्त कम है। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव जी, परिवार से ना मुफ्ती से ना जलील इंसान के हिसाब से। पहली बात तो ललित जी ने एक बात कही, ललित जी ने कहा ऐसे वैशी दरिंदों के पास हम लोगों को भेजना चाहते हो। नहीं ललित भाई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आप भारतीय, आपका हक है। इन वैशी दरिंदों को तो जूते की नोक पे नहीं रखेंगे, 1 लात मारेंगे, पाकिस्तान गिरेंगे। दूसरी बात, फारूक जी आपसे इतना जरूर कहूंगा, आप जैसे भारत से मोहब्बत करने वाले जो मुसलमान हैं उनको सलाम है। आप लोग अपनी ताकत दिखाइए। अगर सारे लोग रोड पे निकलेंगे, इन चूहों की क्या मजाल है हमें कुछ कर पाए? ये लोग खुद भाग जाएंगे पाकिस्तान। तो आपको सलाम करते हुए यही कहूंगा, हर भारतीय आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तमाम कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन वाहिद काशिरी, आपको तो शुक्रिया नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी जबान,
आपकी भाषा शुक्रिया के लायक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।